बहुत साल पहले की बात है। तुलाराम नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति संगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन यह धन उसके खुद की मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ साल पहले तुलाराम के पिता का देहांत हो गया और वो उसके लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए। तुलाराम को किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सभी थे। लेकिन तुलाराम एक बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने छोटे से छोटे काम भी नौकरों से करवाता था। दिन ब दिन उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता कि मेरे पास तो इतना धन जमीन जायदाद है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। धन से मैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखकर वो दिन भर कहता और सोता रहता। और उसकी यही सोच उसके लिए उसके परेशानी का सबब बनने लगी। उसकी बेकार आदतों की वजह से उसका शरीर एकदम स्थूल हो गया। वजन बहुत बढ़ गया और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसे बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया। अब वो बहुत परेशान रहने लगा और आखिरकार उसने शहर से डॉक्टरों को बुलाया और अपना इलाज करवाया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तुलाराम ने शहर के और बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक दिन उसका खास मित्र जयंतीलाल उसे घर पर मिलने आया। अरे तुलाराम, कहाँ हो भाई? बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे हालचाल पूछता चलूं। अब तुम तो मस्त आराम फरमा रहे हो। अरे काहे का आराम भैया, बीमार पड़ा हूँ। अब तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता। शरीर इतना शिथिल हो गया है। शहर से बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, परंतु तनिक भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परेशानी का हल है हमारे पास। सुना है हमारे गांव की धर्मशाला में कुछ दिनों से कोई योगी महापुरुष ठहरे हुए हैं, जो बहुत अच्छे वैद्य भी है। कई लोगों ने उनसे इलाज कराया और ठीक भी हो गए। दूर दूर के गांव से उनके पास लोग आ रहे हैं। मैं कल धर्मशाला जाकर तुम्हारे विषय में उनसे कहता हूँ। दूसरे ही दिन जयंतीलाल धर्मशाला पहुंच जाता है और उस योगी महात्मा को तुलाराम के विषय में सारी बातें बताता है और अपने साथ तुलाराम के यहाँ चलने के लिए कहता है, परंतु वह जयंतीलाल के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर जयंतीलाल तुलाराम के घर की ओर निकल पड़ता है और तुलाराम के यहाँ पहुँचता है। आओ आओ जयंतीलाल, ले आए वैद्य जी को साथ। तुलाराम, उन्होंने तुम्हारे यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो तुम्हें उनके यहाँ जाना पड़ेगा और उनकी एक अजब सी शर्त भी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहाँ बिना किसी के सहायता से खुद चलकर आना होगा और वो जब तक तुम्हें बुलाएं तब तक तुम्हें आना पड़ेगा और उनकी कोई बात हल्के में ना ली जाए। देखो तुलाराम, वो थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन तुम्हें उनके इलाज से जरूर फायदा होगा। जयंतीलाल के ये बातें सुनकर तुलाराम बहुत चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, फिर वो वहाँ तक कैसे चल के जाएगा। लेकिन तुलाराम के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के वो धीरे धीरे वैद्य जी के यहाँ निकल पड़ा और धर्मशाला पहुँच गया। परंतु पहुँच के तुलाराम को बड़ी निराशा हुई। वैद्य जी किसी काम से बाहर गए थे। तुलाराम दुखी मन से घर वापस आया और फिर दूसरे दिन हिम्मत जुटा के वैद्य जी से मिलने धर्मशाला पहुंच गया। वैद्य जी दूसरे दिन भी ना मिले और तुलाराम को अगले दिन बुलाया गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। तुलाराम रोज उनसे मिलने जाता और घर वापस आता और अब ये रोज की बात हो गई थी। होते होते 2 महीने गुजर गए और धीरे धीरे तुलाराम को महसूस हुआ कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसका वजन काफी घट चुका है।
उसके शरीर से कमजोरी गायब हो गई और वो अब फुर्ती से चल फिर सकता है। तुलाराम के जीवन में एक नई चेतना, नई उमंग भर जाती है और ऐसे ही अपने नित्य उपक्रम के अनुसार वह वैद्य जी से मिलने निकलने ही वाला होता है कि वैद्य जी खुद उसके द्वार पे खड़े होते हैं। तुलाराम उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो है। आगे बढ़ के तुलाराम उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है, गुरुजी, अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप मुझसे क्यों नहीं मिलते थे। आप ऐसा ना करते तो शायद मुझ में इतना सुधार ना आ पाता। आपने मुझे जीवन का बहुमूल्य पाठ पढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। एक समय की बात है, अलीपुर नाम के शहर में मिस्टर श्रीवास्तव रहा करते थे। मिस्टर श्रीवास्तव रेलवे में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। उनका परिवार भी काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने घर के कामों के लिए एक आधी उम्र का आदमी काम पर रखा था, जिसका नाम था मंगलू। परंतु मंगलू का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वो हर काम अपने हिसाब से किया करता और उसकी एक बुरी आदत ये थी कि वो देर तक सोया रहता। उसकी इस आदत से घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। सबने उसे समझाने की काफी कोशिश की, पर वो अपनी आदत से बाज ना आता। अब क्योंकि अलीपुर में नया नौकर मिलना बड़ा मुश्किल का काम था, घर के सारे लोग उसकी ये बातें बर्दाश्त कर लेते। एक दिन मिस्टर श्रीवास्तव की बेटी निशा अपने पापा से कहती है, पापा, ये मंगलू ना हद कर देता है। रोज देर तक सोकर उठता है और फिर बाकी सारे काम देर से हो जाते हैं। पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है पापा। हम सब ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपनी ही मनमानी करता है। आप उसे डांटते फटकारते क्यों नहीं? बेटी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा मुझे पता है। वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें तो पता ही होगा अपने शहर में नौकर मिलना कितना मुश्किल है। और इस वजह से मिस्टर श्रीवास्तव भी उसे कुछ ना कहते। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक बार मंगलू हद ही कर देता है। बिना बताए 4 दिन की छुट्टी ले लेता है। मंगलू के छुट्टी लेने से सभी को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है और वो जब 4 दिन बाद वापस काम पे आता है तब, क्यों रे मंगलू, कहाँ गायब था 4 दिन से? हमको बोल के नहीं जा सकता था? हमको कितना परेशानी गई पता है तुम्हें? तू ऐसा ही करेगा तो हम तेरी छुट्टी कर देंगे। मालकिन, मैं तो अपने गांव गया था, बहुत जरूरी काम था और कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो आप दूसरा नौकर रख लीजिए। शहर में आपके यहाँ काम करने के लिए कोई और भी मिल जाएगा। मंगलू की ऐसी बातें सुनकर मिसेस श्रीमती को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना सारा गुस्सा पी गई। सोचा ये चला गया तो नया नौकर मिलने को ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। परंतु ये बात उन्होंने मिस्टर श्रीवास्तव को जरूर बताई। सुनिए जी, ये मंगलू पता नहीं खुद को क्या समझता है। एक तो बिना बताए 4 दिन की छुट्टी ले ली और पूछने पर हम ही पे रोब झाड़ता है। एक तो आप उसे ठीक कीजिए या कोई और नौकर ढूंढ लाइए, बता दे रही हूँ मैं आपको। हाँ श्रीमती जी, तुम चिंता मत करो, अब मैं ही उसे ठीक करूँगा और मुझे पता है कैसे। दूसरे दिन मिस्टर श्रीवास्तव सवेरे सवेरे उठे, देखा कि मंगलू मस्त सो रहा है। ताबड़तोड़ उन्होंने ट्रे में एक जग और ग्लास में पानी भर लिया और ट्रे लेकर मंगलू के पास जाकर खड़े हो गए।
और बड़े ही मधुर आवाज में मंगलू से बोले, मालिक मालिक उठिए, देखिए सवेरा हो चुका है। मिस्टर श्रीवास्तव की आवाज सुनते ही मंगलू की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ा के उठ जाता है। क्षमा चाहता हूँ मालिक, आपको इतने जल्दी नींद से जगा दिया। ये लीजिए पानी और मुँह हाथ धो लीजिए। तब तक मैं आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर मिस्टर श्रीवास्तव वहाँ से चले गए। मंगलू उन्हें सिर्फ आवक होके देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहीं वो जागते हुए सपने तो नहीं देख रहा। कुछ देर बाद मिस्टर श्रीवास्तव फिर से मंगलू के पास आते हैं। मालिक, ये रही आपकी चाय, साथ में बिस्कुट भी है। चाय पीजिए और बिस्कुट खाइए। और हाँ, ये रहा आज का अखबार। चाय खत्म करके आराम से अखबार पढ़िए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव का ये रवैया देखकर डर के मारे मंगलू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने सीधे जाकर उनके पैरों में गिर गया और रोते रोते कहने लगा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया मुझसे क्या गलती हुई है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं कभी देर तक नहीं सोऊंगा और सारे काम वक्त पे किया करूंगा। दूसरे दिन मंगलू सबसे पहले उठा और काम पर लग गया। ये सब देखकर घर के सभी सदस्यों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मिस्टर श्रीवास्तव सबको समझाते हुए कहते हैं, जिस जगह विनम्रता से काम निकल आए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। कई बार जो काम कठोरता से नहीं हो पाता वो विनम्रता से हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।